नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। सबसे पहले बात कानपुर की, जहां बजरिया थाना क्षेत्र में कोरोना वॉरियर पर हमला किया गया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने उस समय पथराव किया जब टीम मरीज के परिवार को चिन्हित करने गई थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की जाएंगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और कौशाम्बी में सीएमओ कार्यालय में चिकित्सकों की मीटिंग में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। यहां पर सीएमओ की अध्यक्षता में जनपद के सभी प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सीएमओ कार्यालय कैंपस के 30 फीट के हॉल में लगभग 100 से अधिक प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों को बैठाया गया और उन्हें बाकायदा अस्पताल चलाने और न चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। एबीपी गंगा की टीम ने जब इन तस्वीरों को कैद किया तो अपर सीएमओ ने भीड़ से जवाब दिया कि जब हमारे पास कोई बड़ा हॉल नहीं है तो हम ऐसे ही बैठाकर लोगों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद वो कैमरे के सामने आने से कतराने लगे और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य विभाग की ऐसी लापरवाही वाकई हैरान कर देने वाली है। जबकि स्वास्थ्य महकमा चाहता तो कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक करवा सकता था, जिसमें ज्यादा लोगों को एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाते हुए बैठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शिफ्ट में चिकित्सकों को बुलाकर मीटिंग की जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य महकमा ही ऐसी हरकत करेगा तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे खत्म किया जाए। बैठक कितनी की जाई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो पा रहा था, तो कुछ बता दीजिए। सर, बैठक कितनी की जाई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो पा रहा था, तो कुछ बता दीजिए। बैठक कितनी की जाई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो पा रहा था, बता दीजिए। बैठक शैलेश अरोड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे ताज़ा हालात जान लेते हैं। शैलेश, देखिए, कौशाम्बी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हों। सवाल ये है कि जब स्वास्थ्य विभाग इस तरीके की लापरवाही करेगा और बहाने ढूंढने लगेगा अपनी लापरवाहियों पर, तो फिर बाकी लोगों से क्या उम्मीद कीजिएगा? प्राची, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार कोरोना को लेकर बात करने के लिए सबके सामने आए तो उन्होंने सबसे पहला जो शब्द इस्तेमाल किया वो था सोशल डिस्टेंसिंग का। देश के प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार जब भी कोई बैठक होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। इन लोग की बैठकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नजर आता है, लेकिन वो स्वास्थ्य विभाग जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर देखा जाए इस कोरोना की लड़ाई में, वही अगर इस तरह की लापरवाही करेगा तो फिर काम कैसे चलेगा, कैसे वो मंशा पूरी होगी, कैसे कोरोना को हराएंगे। एक तरफ सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि जो लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम उनके लिए ही ये एक्ट लेकर आए हैं। एपिडेमिक एक्ट में कड़ी व्यवस्था की गई है, केंद्र में भी और राज्य में भी। दूसरी तरफ वही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ ऐसे में हो जाती है और ये लोग दूसरों के लिए एक नज़ीर बनाते हैं। अगर कोई डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है और वो चीज़ सबके सामने आती है तो बाकी लोगों में ये संदेश कहीं ना कहीं जाता है कि अगर डॉक्टर ही पालन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इतने खतरे की बात नहीं है।
तो ऐसे में जाहिर है वो एक गलत मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की, कोरोना से लड़ाई में जो गाइडलाइन जारी है उनका पालन कराने की। अगर ये लोग इनका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा। और अब तो लॉकडाउन खुलने का समय आ रहा है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत अगर देखें तो यहाँ पर भी 2100 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है उसकी वजह से हालात कैसे काबू में आएंगे? अगर ये लोग चाहते तो इसके लिए, अगर इनके पास जगह नहीं थी तो किसी शिक्षण संस्थान या किसी और जगह का ऑडिटोरियम लिया जा सकता था। वैसे भी इस समय महामारी एक्ट जो है वो लागू है, डीएम जो है वो किसी भी संस्थान का अधिग्रहण कर सकते हैं, सारी चीजें पावर है इनके पास। ऐसे हालात में भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक छोटे से हॉल में या कमरे में इस तरह की बैठक कराई जाए? क्यों नहीं किसी ऑडिटोरियम को ले लिया गया? ऑडिटोरियम लीजिए। तो इन्हें रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों नहीं कोई कार्रवाई करके नजीर पेश कर दी जा रही है कि देखिए बेशक आप स्वास्थ्य महकमे में हैं, आप पर भी कार्रवाई की जाएगी अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो? देखिए, मामला जो है वो सभी के अब धीरे धीरे संज्ञान में आ चुका है और उम्मीद की जाती है कि अब जो शासन में बैठे अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो कार्रवाई करके नज़ीर पेश नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाकी अधिकारी हैं वो भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं, ऐसी लापरवाही कर सकते हैं। और जो हालात नियंत्रण में करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं वो जो सपना है, जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो अब ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो उन्हें भी संज्ञान लेना होगा इस बात का, चाहे वो शासन में बैठे हुए डीजी हेल्थ हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, इन सभी को इसका संज्ञान भी लेना होगा और एक्शन भी करना होगा ताकि आगे इस तरह की कोई भी हरकत ना हो। तो अब देखते हैं बहरहाल कि शासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है। इसके अलावा जिलों के नोडल अधिकारी बनाए गए, जिलाधिकारी जो है उनके पास पावर है, तो देखते हैं कि उन लोग की तरफ से क्या इस मामले में जो जिले के संबंधित जिले के डीएम है, क्या किसी तरह की अब संस्तुति अब शासन में की जाती है, क्या उनकी तरफ से कोई आगे स्पष्टीकरण लेके कार्रवाई की जाती है, सब चीज़ें अब देखनी होगी। लेकिन निश्चित रूप से प्राची, इस मामले में कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है ताकि दोबारा कोई इस तरह की गलती ना करे, इस तरह की लापरवाही ना करे जो इस कोरोना के संकट काल में इस वायरस को फैलने के लिए मददगार साबित हो। ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की तस्वीर कौशाम्बी में सामने आई है वो वायरस की चेन को तोड़ने वाली नहीं है, बल्कि अगर कहीं पर चेन कड़ी जो है वो ऐसे में किसी की भी लापरवाही कितनी भारी पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही होगा। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। उधर कानपुर में एक मदरसे के छात्र की तीसरी रिपोर्ट आने से पहले ही उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जब तीसरी रिपोर्ट में युवक फिर से पॉजिटिव निकला तो हड़कंप मच गया और ये छात्र 12 साल का है। वहीं सीएमओ अशोक शुक्ला का कहना है कि 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी जिसके बाद डिस्चार्ज किया, तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसको दोबारा से भर्ती कर लिया गया है और जांच की जाएगी कि आखिर किसकी और कहां पर गलती हुई। उसको मैं पता करा रहे हैं क्यों ये चूक हुई और क्यों हुई। जैसा कि मुझे बताया कि उस लिस्ट में सब आए थे जिसका होल्ड अप कर लिया था और इन्होंने 3rd सैंपल लेकर के भेजा। 3rd सैंपल जो है उनका पॉजिटिव आ गया था। उतनी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए जांच होगी। कितने बच्चे वही नियम का पालन अगले 15 दिन करिएगा। कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहां पर बिना तीसरी रिपोर्ट्स का इंतजार किए ही स्वास्थ्य विभाग ने एक कोरोना पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। दरअसल बीती 14 अप्रैल को नौबस्ता के मछरिया मदरसे में 7 पॉजिटिव बच्चे पाए गए थे जिनका इलाज सीएचसी के हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो तीसरी सैंपल थे वो जाँच के लिए गए थे। बीते सोमवार यानी 27 अप्रैल को इन सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद जब तीसरी रिपोर्ट आई तो उसमें उस बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जो स्वास्थ्यकर्मी है उसको दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। फिलहाल जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आती है, क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़ों को रोक पाने में नाकाम स्वास्थ्य विभाग टीम अपनी पीठ थपथपाने के चलते जल्दबाजी में ही कोरोना पॉजिटिव मरीज को डिस्चार्ज कर बैठी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ मारपीट करने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार केंद्र सरकार से भी ज्यादा सख्त कानून लाने के लिए उत्तर प्रदेश एपिडेमिक एक्ट डिसीज कोविड-19 में संशोधन सीएम ने कहा है कर दिया गया है। अब डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने या इन पर थूकने पर 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यूपी में क्वारंटीन सेंटर से भागने वालों के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। ऐसा करने वाले लोग अपराधी माने जाएंगे। इस कानून को लाए जाने के पीछे सरकार का मकसद है कि स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही हर कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा दी जाए। इसके लिए योगी सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आई है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है में वह तो लागू किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपये ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और प्रदेश में L1, L2, L3 अस्पतालों का विस्तार होगा। सीएम ने 52,000 बेड की व्यवस्था करने को कहा है। बाहर से आए श्रमिकों को क्वारंटीन किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। 8,140 औद्योगिक इकाइयों को चालू किया गया है। 40 चीनी मिलों में गन्ना पेराई का काम पूरा हो गया है। 60,000 श्रमिक चीनी मिलों में काम कर रहे हैं। 11 लाख लोग एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने 102 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। 25,000 मजदूरों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। 15,000 बच्चों को घर भेजा जा रहा है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मजबूतों से काम हो रहा है और अब 33,000 FIR भी दर्ज हो गई हैं। तो अभी जो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो तस्वीरें हैं प्रयागराज की। दरअसल प्रयागराज से अयोध्या ले जा रही रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बीकापुर क्षेत्र में हुई। ड्राइवर समेत 27 लोग घायल हो गए। छात्र छात्राओं के अलावा ड्राइवर और बस में ड्यूटी पर तैनात सिपाही भी जख्मी हो गया है। रोडवेज बस में कुल 25 छात्र छात्राएं बैठे हुए थे। दुर्घटना के बाद CHC बीकापुर से प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी को अयोध्या जिला अस्पताल भेजा गया, जहां बस ड्राइवर समेत 2 छात्राओं की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस में सवार छात्रों के मुताबिक बस ड्राइवर को नींद आ जाने के चलते ये दुर्घटना हुई। उसका एक्सीडेंट हुआ है बीकापुर के पास, जिसमें कि चलते हुए ट्रक में बस ने पीछे से एक्सीडेंट किया है। तो ये हो सकता है ओवर स्पीडिंग की वजह से, या हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल गई हो बस, उससे पीछे से टक्कर लगी है। बस पलटी नहीं है, लेकिन जो शॉक लगा है उसके कारण से ड्राइवर और 10 बच्चों को उसमें चोटें आई हैं। तो ड्राइवर का जो है घुटने का पटेला है वो फ्रैक्चर है, तो उनको अटेंड कर लिया गया है। ऐसा कोई उसमें घातक वाली बात नहीं है। 10 बच्चों को भी इसी तरह की चोटें लगी हैं। कुछ को ब्लीडिंग है, लेकिन ऐसा कोई घातक किसी को चोट नहीं है। सबको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सर ये ट्रक के सामने खड़ी थी, उसमें जाकर ड्राइवर ने मार दिया। अच्छा। लेकिन सर ड्राइवर की भी इसमें गलती है। इसमें ड्राइवर ये था कि जब सुल्तानपुर को जब क्रॉस किया था ये, इसको नींद आ रही थी, तो ट्रक बस रुक गई और सो गया। 1 घंटे के बाद उठा, फिर कहा कि भाई, तो लड़के से मना किया भाई मत चलिए।
लेकिन फिर 1 घंटा बाद उसका चला दिया और चलाने के बाद 10 मिनट के बाद एक्सीडेंट हो गया। प्रदेश में L1, L2, L3 अस्पतालों का विस्तार होगा। सीएम ने 52,000 बेड की व्यवस्था करने को कहा है। बाहर से आए श्रमिकों को क्वारंटीन किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल होगा। 8,140 औद्योगिक इकाइयों को भी चालू किया गया है। 40 चीनी मिलों में गन्ना पेराई का काम पूरा हो चुका है। 60,000 श्रमिक चीनी मिलों में काम कर रहे हैं। 11 लाख लोग एक्सप्रेस वे पर काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग ने 102 परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। कुल प्रदेश में 52,000 और कोविड हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। 52,000 में 17,000 स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विभाग में, और स्वास्थ्य विभाग के विदिन जो 17,000 है उसमें 10,000 L1 पर, 5,000 ऑक्सीजन युक्त L2 पर, 2,000 वेंटिलेटर युक्त L3 पर। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 35,000, 20,000 जो है L1 लेवल पर, 10,000 जो है L2 लेवल पर ऑक्सीजन युक्त, और 5,000 जो है L3 लेवल पर यानी वेंटिलेटर युक्त बेड बढ़ाने का निर्देश आज दिया है। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना है, ये अत्यंत आवश्यक है। तो पर्याप्त संख्या में PPE किट्स और N95 मास्क भी उपलब्ध हो, ये आदेश भी दिया है। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि कोविड अस्पतालों में आयुष के चिकित्सक और पैरामेडिक्स का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने व्यापक स्तर पर टेस्टिंग करने का निर्देश आज पुनः दिया है। लॉकडाउन की कार्रवाई भी अब और तेज हो गई है और सामान्यतः लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां नहीं कर रहे हैं वहां FIR दर्ज हो रही हैं और 33,000 FIR अब कर दी गई है। 94,000 लोगों को नामजद किया गया है। वाहनों की भी काफी मात्रा में सीज की गई है। 33,000 वाहन सीज किए गए और 13 करोड़ 18 लाख रुपया भी वसूल कर लिया गया है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,115, इनमें से 477 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिसइंफेक्ट होने के बाद इनका जब सेकंड टेस्टिंग हो गई, सेकंड निगेटिव आ गया, उसके बाद ये डिस्चार्ज हो चुके हैं 477। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 36 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो कुल 1602 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस प्रदेश में हैं। 1602 कुल 60 जनपदों से संक्रमण के प्रकरण आए हैं, जिनमें से 60 में से 7 आउट ऑफ 60 इस समय उनमें कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कल भी 4,071 सैंपल्स टेस्ट किए गए। कानपुर के थाना पनकी इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक शख्स को अनोखी सजा मिली। पुलिस ने मंदिर जा रहे शख्स को नीचे झुककर चलते हुए मंदिर जाने की सजा दी। सोशल मीडिया पर इस अनोखी सजा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो समझिए, अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो अगली बार इस शख्स की जगह आप भी हो सकते हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। दरअसल कानपुर में ये शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा था और मंदिर जाना चाहता था। पुलिस की नज़र इस पर पड़ी तो इस शख्स को अनोखी सज़ा दी गई और जिस तरीके से चल रहा है बैठ कर, उसी तरीके से बैठकर चलकर इसे मंदिर पहुंचने की सज़ा पुलिस की तरफ से दी गई। तो यही अपील है ABP गंगा की आपसे कि अगर आप इन तस्वीरों में नहीं होना चाहते हैं, आप इस शख्स की जगह नहीं होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने घर पर रहना है, लॉकडाउन का पालन करना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को अपने घर वापसी का सिलसिला जारी हो गया है। इसी क्रम में फतेहपुर के 104 छात्र छात्राओं को 4 बसों के जरिए पहुंचाया गया। छात्र छात्राओं के पहुंचने के बाद सभी लोगों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, जिसके बाद सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश भी दिए गए।
और श्रावस्ती के थाना सोनवा चेकपोस्ट पर मुंबई और राजस्थान से पैदल चलकर पहुंचे करीब 30 मजदूरों को रोक लिया गया। ये लोग मुंबई और राजस्थान में दिहाड़ी काम करते थे। लॉकडाउन के बाद से काम बंद होने की वजह से इन्हें खाने की दिक्कतें होने लगी, इसीलिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर ये सभी लोग बहराइच पहुंचे हैं। फिलहाल प्रशासन ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद इन्हें होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दे दिए हैं। और अब बात शामली की, जहां खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है, जहां पर मोबाइल फोन को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वीडियो में 1 दर्जन लोग एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घायलों को शामली के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष की तस्वीरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की जमकर धज्जियां इन तस्वीरों में उड़ाई जा रही है। लॉकडाउन में जहां आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, तो वहीं लोग घर के बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ मार पिटाई भी कर रहे हैं। एक युवक पर लाठी डंडों से वार किया गया है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएम योगी को 30,000 प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं की सूची सौंपी है। इनमें से 10,478 ने पिछले 3 साल में कौशल विकास विभाग से पैरामेडिकल कोर्सेज में ट्रेनिंग ली है। इन प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं को जरूरत पड़ने पर अस्पतालों में इनकी सेवा ली जाएगी। इससे एक तरफ जहां कोरोना से जंग में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राओं को देश सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसे सभी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हमारे विभाग व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षित पैरामेडिकल ट्रेनीज के लगभग 10,000 छात्र छात्राओं की एक सूची जो हमारे द्वारा पहले से जिलाधिकारियों को भेजी जा चुकी है, वो सौंपी गई, ताकि प्रत्येक जनपद के अंदर पैरामेडिकल ट्रेनीज के स्टाफ को सेवा में लेकर के जो पहले से ही कोविड-19 से निपटने के लिए हॉस्पिटल में जो स्टाफ लगा है उसको रिप्लेसमेंट दिया जा सके, आराम दिया जा सके और हमारे प्रशिक्षुओं को किसी न किसी रूप में सेवा करने का मौका मिल सके। और इसी के साथ गंगा प्राइम में बस इतना ही। आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम।